नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। नियमितीकरण व समान वेतन सहित विभिन्न मांगों को लेकर चल रहे अपनल कर्मचारियों के आंदोलन सोमवार को 8वें दिन भी जारी रहा। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल धरना स्थल पहुंचे और उपनल कर्मियों को अपना स्पष्ट समर्थन दिया। इसको लेकर हरीश रावत ने कहा कि ये इनके साथ अन्याय हो रहा है। ये राज्य के कर्मचारी हैं और राज्य को बनाने और संचालन में इनका भारी योगदान है। वहीं हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के निर्णय उपनल कर्मचारियों के पक्ष में हैं, तब भी काहे का अहंकार है। अगर कोई समस्या है तो बात करनी चाहिए। सरकार कहने में क्यों हिचकिचा रही है कि हम अपनल कर्मियों को राज्य कर्मी घोषित करते हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार 4-5 दिन में नहीं जागी तो वो भी रात दिन कर्मचारियों के साथ खुले आसमान के नीचे बैठ जाएंगे। प्रदेश में अब राजनीतिक दलों के सामने अगली चुनौती वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की है। इस महासमर से पहले राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार की कसरत को अंजाम तक पहुंचाने का इंतजार है। धामी मंत्रिमंडल में वर्तमान में 5 सीट रिक्त हैं। मंत्रिमंडल की कुल 12 में से 7 सीट भरी हैं। रिक्त सीट को भरने के लिए लंबे समय से कसरत चल रही है, लेकिन इसमें लगातार देरी देखने को मिल रही है। हालांकि अगले विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसको लेकर सीडब्ल्यूसी मेंबर और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि अब तो चुनाव सामने आ गए हैं। वर्किंग बोर्ड केवल 5 से 6 महीने का रह गया है, उसके बाद चुनाव की तैयारी हो जाएगी। तो अब बनाएं या ना बनाएं इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैबिनेट खाली रखकर भाजपा ने जरूर जनता का नुकसान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास योग्य लोग हैं ही नहीं। ये इससे पता चलता है कि अभी भी 90% मंत्री और प्रवक्ता कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। चुनाव आ गया, अब अगर कोई बन भी जाएगा, वर्किंग बोर्ड केवल 5 महीने का रह गया, 5 से 6 महीने का। उसके बाद चुनाव की तैयारी इत्यादि हो जाती है, तो अब बनाए ना बनाए से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता का नुकसान जरूर कैबिनेट को खाली रख के बीजेपी ने किया है। और जो मैं समझता हूँ कि इनके पास योग्य लोग हैं ही नहीं। नहीं तो आधे आधे भी, बल्कि 90% जो मंत्री हो कांग्रेस पृष्ठभूमि के आज हैं, और प्रवक्ताओं में भी 90% प्रवक्ता जो है कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। तो टोटा है बीजेपी के पास योग्य लोग। हरक सिंह रावत ने कांग्रेस पार्टी में अपनी नई भूमिका को लेकर उत्साह व्यक्त किया है और कहा है कि चुनाव प्रबंधन समिति और चुनाव प्रचार समिति की घोषणा एक अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि 1 साल से अधिक का समय मिलने से कांग्रेस के लिए व्यापक प्रचार प्रसार हो सकेगा और पार्टी को मजबूती मिलेगी। हरक सिंह रावत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विकास कार्य और अन्य कार्य धीमी गति से हो रहे हैं और केवल हवाई दावे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो पहले भाजपा में थे, लेकिन अब कांग्रेस में हैं और भाजपा के खिलाफ कटाक्ष करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। हरक सिंह रावत ने दावा किया है कि 2027 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, जो उनके विश्वास और पार्टी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कानपुर के पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन के बेटे का मारपीट का वायरल वीडियो इन दिनों प्रदेश की सुर्खियों में तेज है। आपको बता दें कि प्रणव के बेटे दिव्य प्रताप ने उत्तराखंड के पूर्व सचिव एस रामास्वामी के बेटे आर यशोवर्धन के साथ दबंगई दिखाते हुए उसके साथ न सिर्फ मारपीट की, बल्कि पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की भी धमकी दी है। पुलिस द्वारा गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं तमाम विषय को लेकर भाजपा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि कोई अपराध घटित हुआ है तो उसमें रिलैक्सेशन देना उचित नहीं है। जितना अपराध उतनी सजा होनी चाहिए और पुलिस को अपना काम करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि वो एक अभिभावक के नाते कह सकते हैं कि हमको अपने बच्चों को ऐसे रास्तों पर जाने से रोकना चाहिए और बेहतर इंसान बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। अगर कहीं कोई गलती हुई है तो चैंपियन भी इस बात को सोच रहे होंगे कि ये सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो अपराध हुआ है तो कार्रवाई होनी निश्चित होगी। देखिए, सबसे पहली बात तो यदि कोई अपराध घटित हुआ है तो वह कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जा सकता। जितना अपराध उतनी सजा, और पुलिस को अपना काम करना चाहिए। एक अभिभावक के नाते मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, कि हमको अपने बच्चों को इस राह पर जाने से रोकना चाहिए। एक बेहतर इंसान बना के खड़ा करना चाहिए। अगर कहीं कोई गलती हो रही है, गलत राह जा रहे हैं, तो उन बच्चों को की राह ठीक करें, उनको सही रास्ता दिखाएं। बहुत छोटा है बच्चा है हमारा भी, मैं भी उसको बचपन से जानता हूँ। तो संभवतः चैंपियन सोच भी रहे होंगे कि ये सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन अपराध हुआ है तो कार्रवाई तो होगी। उत्तराखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आज उत्तराखंड कांग्रेस के सभी नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की बैठक ली। गणेश गोदियाल ने कहा, सभी जिला अध्यक्षों के साथ बैठक हुई। संगठन की मजबूती को लेकर बैठक में वार्ता की गई। जिला अध्यक्षों ने अपनी बातें रखी हैं, कैसे जिलों में रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए और उन सभी बातों पर संज्ञान लिया गया है। जिलों का फीडबैक भी लिया गया है। पार्टी को जिला स्तर पर कैसे मजबूत बनाया जाए, इन सभी मुद्दों पर वार्ता की गई है। मौका भी है और दस्तूर भी है। तो कल चूँकि नया कार्यभार ग्रहण किया तो मैं भी यहाँ था और हमारे तमाम जिलाध्यक्ष महोदय जितने हैं सब लोग भी यहाँ हैं। तो मौका भी है, दस्तूर भी है, तो बैठक होनी चाहिए। इसलिए आज प्रातः 11 बजे से ये बैठक बुलाई। जिलाध्यक्षों से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य फीडबैक लिया। बहुत सी महत्वपूर्ण बातें आई हैं। जिलों में ब्लॉकों के रीऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, डिलिमिटेशन से संबंधित बातें सांगठनिक तौर पर उनका डिलिमिटेशन, रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ऐसे बहुत से जिलाध्यक्षों की मांग है। तो उस दिशा में हमने संज्ञान लिया। सब हमारे साथ, हमारे सह प्रभारी वहाँ पर मौजूद थे और अन्य भी बातें हैं। सभी लोग मतलब अपने अपने ज़िलों के बारे में अपने जो फीडबैक है उनके, वो उन्होंने कहे। तो इस बारे में बैठक हुई। उत्तराखंड में मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार ठोस पहल जारी है। इसी कड़ी में सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें समाज में उनकी भूमिका के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया है। देहरादून में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में महिला शपथ शक्ति संगम का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता सुश्री रेखा चुड़ासमा ने कुटुंब प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण पर विचार रखे। कार्यक्रम में महिलाओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया गया। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला गया और इसे बचाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में बच्चों को, जिन्होंने खेल प्रतियोगिताओं के साथ साथ शैक्षिक में उपलब्धि हासिल की है, उन्हें सम्मानित भी किया गया। प्रमुख 2 विषय को लेकर हमने माताओं का प्रबोधन किया: पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं कुटुंब प्रबोधन। आज जो हमारे परिवारों की स्थिति आधुनिक युग में अनेक प्रकार की चुनौतियों से ग्रस्त है, तो माता की भूमिका क्या रहनी चाहिए उसका प्रबोधन किया गया। और आज जो वैश्विक पर्यावरण का संकट है, वो संकट निवारण की दृष्टि से एक माता घर में रहते हुए अपने घर को प्लास्टिक मुक्त कैसे बना सकती है, जल की बचत कैसे कर सकती है, बिजली की बचत कैसे कर सकती है और ये संस्कार बच्चों को कैसे दे सकती है, इस प्रकार का प्रबोधन किया गया। देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। खास तौर पर यदि वीकेंड्स की बात करें तो शहर भर में लगे जाम की वजह से आम जनमानस को अक्सर परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि ट्रैफिक व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे अधिकारी एक दूसरे पर टीकरा फोड़ने का काम करते हैं।
देहरादून एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह के अनुसार बड़ी रैलियां और सड़कों में किए जा रहे पैचवर्क ट्रैफिक व्यवस्था में बाधा बनने का काम कर रहे हैं। हालांकि ये बात पुलिस विभाग मानने को तैयार नहीं कि एक बेहतर रोड मैप बनाकर ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर किया जा सकता है। साथ ही आगामी पर्यटक सीजन के दृष्टिगत भी पुलिस विभाग अपनी तैयारियां पूरी करने के बाद जरूर कर रहा है। हालांकि ये दावे धरातल पर कितना असर दिखाएंगे ये देखने वाली बात होगी। हाँ, देखिए जो भी बड़े आयोजन होते हैं उससे पूर्व ट्रैफिक पुलिस द्वारा होमवर्क किया जाता है। उसके बाद जो भी हम प्लान बनाते हैं उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। बावजूद इसके कि ट्रैफिक और वाहनों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और सड़कें अभी हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन है बहुत सारी, जो बरसातों में टूट गई थी, तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। बाकी जो भी हमारे आगामी समय है, न्यू ईयर आने वाला है और शीतकालीन पर्यटन बढ़ने वाला है, तो उसके लिए भी हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट की जांच के सिलसिले में यूपी एटीएस यदि दून पुलिस से संपर्क करती है तो वो बिल्कुल तैयार हैं। जिले में हाई अलर्ट के साथ ही वो सभी कदम उठाए गए जिससे सुरक्षा सुनिश्चित हो। संदिग्ध गतिविधियों की जांच के लिए औचक कार्रवाई भी की गई। इसके तहत शहर केमिकल विक्रेताओं के रिकॉर्ड की जांच कर रही है। साथ ही पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त करने वालों के लिए दिशा निर्देश बनाने के आदेश दिए हैं। दिल्ली ब्लास्ट हाई अलर्ट के बीच बाहरी छात्रों पर कड़ी नजर अलर्ट के बाद से बाहरी छात्रों का सत्यापन और निगरानी की जा रही है। यदि कोई संदिग्ध गतिविधि पाई गई तो फौरन एक्शन लेने का आदेश है। हालांकि एसएसपी ने बताया कि अभी तक ब्लास्ट के सिलसिले में यूपी एटीएस ने दून पुलिस से संपर्क नहीं किया है। यदि वह संपर्क करते हैं तो पुलिस उनकी सहायता के लिए तैयार है। यहाँ जमीनी स्तर पर सुरक्षा और जांच संबंधी कार्य किए गए हैं जिनका ब्यौरा भी तैयार है। कोई भी ऑफिशियल कनेक्शन इस घटना का अभी उत्तराखंड से या देहरादून से अभी तक ऑफिशियली नहीं प्राप्त हुआ, ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऐसी कोई सूचना, ना और भी हमारी जो डिफरेंट एजेंसीज हैं उनको भी उत्तराखंड में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। और अगर आगे कोई कॉपरेशन चाहिए, कोई इनपुट मिलता है तो डेफिनेटली उनके साथ कॉपरेशन में काम करेंगे, बट अभी तक कोई भी एजेंसी द्वारा इसमें संपर्क नहीं किया गया। विकासनगर में देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। शिमला बाईपास स्थित महाराजा ढाबे के बाहर खड़ी एक जाइलो कार में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते ये कार पूरी तरह जलकर राख में बदल गई। जानकारी के मुताबिक पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश से आए कुछ लोग देर रात भोजन के लिए महाराजा ढाबे पहुंचे थे। उन्होंने अपनी जाइलो कार ढाबे के बाहर पार्क की और खाना खाने के लिए अंदर चले गए। इसी दौरान अचानक कार से धुआं उठना शुरू हुआ और कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ढाबे के कर्मचारियों ने मौके पर उपलब्ध फायर सेफ्टी सिस्टम की मदद से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुट गई है। प्रेमनगर से पांवटा साहिब तक बन रहे नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य इन दिनों लोगों के लिए खतरा बनता जा रहा है। हाईवे पर जगह जगह अधूरा काम पड़ा है, लेकिन निर्माण कंपनी शाम ढलते ही बिना उचित बैरिकेडिंग और सेफ्टी अरेंजमेंट के साइट छोड़ देती है। जहां काम रुका होता है वहां ना तो डिवाइडर लगाए जाते हैं और ना ही रेडियम टेप, जिससे आने जाने वाले वाहन चालकों को दूर से खतरे का अंदाजा तक नहीं लग पाता। कुछ दिन पहले देहरादून आरटीओ टीम ने पचवादून क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान हाईवे कंपनी को सख्त निर्देश दिए थे कि निर्माणाधीन हिस्सों पर स्पष्ट बैरिकेडिंग, डिवाइडर और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके बावजूद कंपनी स्थिति सुधारने में कोई रुचि नहीं दिखा रही है और लोगों की जिंदगी के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। बीती देर रात सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के ठाकुरपुर में इसी लापरवाही का एक और उदाहरण देखने को मिला। निर्माण कार्य बीच में रुका होने और डिवाइडर न लगे होने के चलते एक बाइक सवार युवक और एक महिला हादसे का शिकार हो गए। घायल युवक को स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत शुभारती अस्पताल पहुंचाया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से बच गया।
लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि आधे अधूरे हाईवे की वजह से ऐसे हादसे कई बार हो चुके हैं। खबर दिनेशपुर से है। किसान सहकारी समिति के संचालक चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। 11 वार्ड में 9 वार्डों में संचालकों का चुनाव निर्विरोध हो चुका है, लेकिन 2 वार्डों में मुकाबला सीधा और दिलचस्प हो गया है। वार्ड नंबर 1 दिनेशपुर और आनंदखेड़ा ग्राम सभा में 2-2 प्रत्याशियों द्वारा पर्चा दाखिल किए जाने के कारण अब मतदान कराया जाएगा। प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। समर्थकों द्वारा समिति के डेलीगेटों के पास संपर्क अभियान, बैठकों और जनसंपर्क कार्यक्रमों को तेजी से चलाया जा रहा है। चुनाव अधिकारियों सुभाष दयाल के अनुसार इन दोनों वार्डों में मतदान 19 नवंबर को होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।